Good morning, all of students. Today we'll teach about the explanation of reflection of light in physics. आज भौतिक विज्ञान में हम प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार करेंगे। और उसके पहले हम जानते हैं कि हमारा वीडियो YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। YouTube चैनल पर हमारे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से की जा सकती है। हाइगेंस के सिद्धांत को और हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं और हमें व्याख्या करनी है प्रकाश के परावर्तन की हाइगेंस के सिद्धांत से। तो हम व्याख्या करने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना है, हाइगेंस के सिद्धांत से करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन की क्रिया क्या है कि जब किसी समांग माध्यम में संचरित प्रकाश तरंग किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के लिए हमारे पास एक चिकना तल होता है और उस चिकने तल पर अगर प्रकाश की कोई किरण आती है तो उस चिकने तल से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है और इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की घटना के पश्चात तरंग की चाल, आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि आपने देखा कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति तथा रंग नहीं बदलती, बाकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तो परावर्तन की व्याख्या के अनुसार सबसे पहले हम जानते हैं कि अब इस तल पर परावर्तन की क्रिया किस प्रकार से होगी। तो जो प्रकाश की किरण अभिलंबवत पड़ती है वो सीधे निकल जाती है। तो इस क्रिया में पहले हम अभिलंब की गणना करते हैं। तो प्रकाश की किरण ये एक सीधे आई इस तरह से प्रकाश की किरण, और इसका नाम दिया हमने अभिलंब और नाम दे दिया n a। दूसरा अभिलंब है उसको हमने डिनोट किया, दूसरे अभिलंब को n डैश और a डैश, इसका नाम दे दिया n डैश और a डैश। मान लिया कि एक समतल पृष्ठ है, चिकना है, इस पर अपवर्तन की क्रिया होती है। तो अपवर्तन की क्रिया में कोई प्रकाश की किरण आई, ये यहाँ पर बिंदु A नाम डाल दिया, ये x और x डैश कोई तल है। तो किरण P A परावर्तन के पश्चात सीधे निकल गई, परावर्तन के पश्चात सीधे निकल गई। तो ये जो कोण होगा ये होगा आपतन कोण I। इसी तरह से परावर्तन की क्रिया, ये बिंदु डाल दिया A डैश और A डैश पर होती है, तो ये भी प्रकाश की किरण सीधे निकल गई। अब हम मान लेते हैं कि माना एक समतल तरंगाग्र AB परावर्तक तल, जो x डैश परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल पर कोई तरंगाग्र है AB। तो A ये है और तरंगाग्र कोई है हमारा AB, ये कोई तरंगाग्र है, ये बिंदु हमने डाल दिया B और तरंगाग्र है, तो ये कोण होगा 90 अंश का। परावर्तक तल x डैश पर तिरछा आपतित होता है। माना क्या? माना ये कि AB कोई तरंगाग्र है जो x डैश तल पर तिरछा आपतित होता है और इस तरंगाग्र की जो चाल है वो है v। तरंगाग्र की जो चाल है वो क्या है? v है। तरंगाग्र v चाल से आगे बढ़ता है। तरंगाग्र को B से A तक आने में हमने मान लिया कि t बराबर 0 समय लगता है, ना कि बराबर। तो t बराबर 0 पर तरंगाग्र
ए से टकराता है और ए से जब टकरा जाता है तो जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है तो ए और ए डैश के बीच समस्त बिंदुओं से टकराता है। बी से t बराबर 0 समय पर ए से टकराया और ए से टकराने के बाद जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है तो ए और ए डैश के बीच समस्त बिंदुओं से तरंगाग्र टकराता है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि जितने बिंदुओं से तरंगाग्र टकरा रहा है इन सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। तरंगाग्र हमारा जो ए से ए डैश के बीच समस्त बिंदुओं से टकराया है, इन समस्त बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो यहाँ से निकलेंगी वो भी v चाल से आगे बढ़ती हैं। तो अब हम ऐसा मान लेते हैं कि B से A डैश तक तरंगाग्र को आने में t समय लगता है। B से A डैश तक तरंगाग्र को आने में a समय लगता है। इसी प्रकार A से B डैश तक हम कोई दूसरा तरंगाग्र यहाँ से एक तरंगाग्र यहाँ पर खींच देते हैं इस तरह से ये, और इसको मान लेते हैं B डैश। तो जिस प्रकार से तरंगाग्र को B से A डैश तक आने में t समय लगा, उसी तरह से हमने मान लिया कि तरंगाग्र को A से B डैश तक जाने में भी t समय लगा। t समय में B से A डैश तक और t समय में A से B डैश तक तरंगाग्र पहुंच जाते हैं। तो जब तरंगाग्र को B से A डैश तक आने में t समय लगा और चाल हमारी तरंगाग्र की v है, तो B से A डैश अर्थात B A डैश जो होगा वो v इंटू टी होगा। B डैश से A तक आने में भी t समय लगा, चाल v है, तो A B डैश बराबर भी v इंटू टी होगा। A B डैश भी v इंटू टी होगा। अब हम जानते हैं कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण कौन कौन से हैं। तो आपतन कोण आप देख रहे हैं कि ये आपतन कोण है, तो ये भी आपतन कोण I के बराबर होगा। तरंगाग्र है, समान कला में उत्पन्न होता है। ये आपका कोण है जो परावर्तित हुआ अविलंब के साथ, तो ये परावर्तन कोण R है, तो ये परावर्तन कोण अविलंब से भी ये क्या होगा, R होगा। तरंगाग्र के द्वारा ये कोण बने हैं। परावर्तक पृष्ठ पर समान कला में तरंगाग्र होता है, तो इसलिए इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो आपतन कोण I है, इसको हम डिनोट करेंगे, इस आपतन कोण को BA डैश। तो जो हमारा आपतन कोण है वो हुआ BA डैश I के बराबर। जो परावर्तन कोण हुआ वो हुआ B डैश A डैश और A, ये परावर्तन कोण हुआ। तो हम इनको नोट करते हैं कि हमारा जो आपतन कोण है वो है आपतन कोण हमारा कोण BA डैश बराबर I, ये आपतन कोण है, और कोण B डैश A डैश और A ये हमारा R परावर्तन कोण है। अब जो हमारे पास त्रिभुज था समकोण ABA डैश, और दूसरा त्रिभुज तो जो था, एक त्रिभुज ये है और दूसरा जो त्रिभुज था हमारे पास बना है समकोण AB डैश A डैश। इसमें जो कोण है वो 90 अंश हैं। कौन कौन से कोण 90 अंश हैं कि कोण B आपका 90 अंश बना है और कोण B डैश भी आपका 90 अंश बना है। ये मैंने आपको चित्र में ये बना के बताया है कि ये जो कोण B है ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र अभिलंबवत होता है तो ये कोण 90 अंश, और ये तरंगाग्र है तो ये अभिलंबवत होता है तो ये कोण 90 अंश। और ये एक समकोण त्रिभुज ABA डैश और एक समकोण त्रिभुज A डैश B डैश और A, तो ये दोनों आपके समकोण त्रिभुज हैं। और जो इनकी भुजाएं हैं वो हैं BA डैश और B डैश A। ये कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये B डैश A, BA डैश। अब जो इसमें ये दोनों त्रिभुजों के लिए है, अगर हम ये त्रिभुज लेंगे ABA डैश तो
तो ये भुजा सम्मिलित है। अगर हम ये त्रिभुज लेंगे ए बी डैश ए डैश तो भी ये भुजा सम्मिलित है। तो जो ए डैश भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो अब हम देखते हैं कि जो ए डैश है ये हमारा उभयनिष्ठ का कार्य कर रही है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब ये भुजा उभयनिष्ठ तो है, लेकिन हमारे पास जो त्रिभुज है ए बी ए डैश और दूसरा त्रिभुज है ए बी डैश ए डैश, ये दो त्रिभुज हैं, दोनों समकोण हैं और एक भुजा ये उभयनिष्ठ है। तो ये जो दोनों त्रिभुज होंगे कैसे होंगे? समान होंगे या सर्वांगसम होंगे। अब दोनों के कोण भी तो बराबर हैं, बी ए डैश इज इक्वल टू कोण बी डैश ए। तो जब ये कोण भी बराबर हैं तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कोण आई का मान कोण आर के मान के बराबर होगा। और आप परावर्तन की क्रिया में आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा और तरंगाग्र के माध्यम से, द्वितीयक तरंगिकाओं के माध्यम से हमने कोण आई और कोण आर के मान बराबर ज्ञात किए हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये भी आप जानते हैं और ये परावर्तन की क्रिया में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की सही व्याख्या की।